नमस्ते बच्चों। तो हम लोग जंतुओं में जनन ये चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या चर्चा की बेटा। पिछले क्लास में हमने ये आपको बताया कि जो प्रजनन है वो सजीवों का एक मुख्य लक्षण होता है ना। और अपनी प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अन्य जीवों की या अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करता है, और इस क्रिया को ही हम जनन कहते हैं। और जंतुओं में जनन दो प्रमुख विधियां होती है। जंतुओं में जो जनन है वो दो प्रमुख विधियों से होती है। एक बताया मैंने आपको, अलैंगिक जनन, और दूसरा हमने पढ़ा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अलैंगिक जनन जैसे कि जंतुओं में बिना जनन अंग के जो प्रजनन विधि होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन विधि कहते हैं। ठीक है। और उसमें हमने बात की मुकुलन की, द्विखंडन की, और आज आज हम बात करेंगे किसकी? बहुविभाजन की भी बात करेंगे। ठीक है। ओके। तो हमने देखा कि जैसे हाइड्रा जैसे जो जीव होते हैं, पिछली बार हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में ये अच्छे से पढ़ चुके हैं हम लोग। हाइड्रा जैसे जीवों में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। किस प्रकार से? एक जनक हाइड्रा के ऊपर एक मुकुल फॉर्म होता है, और उसी मुकुल से एक नया हाइड्रा बनता है। यानी कि किसी भी जननांग की जरूरत वहां पर नहीं पड़ती है, केवल एक ही जनक की जरूरत होती है, नर मादा। ऐसे इस प्रकार से दो दो जीवों की वहां पर जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद हमने बात की थी अमीबा में द्विखंडन की। किसकी बात की? अमीबा में द्विखंडन या बाइनरी फिशन की बात हमने की थी, है ना। तो बाइनरी फिशन या द्विखंडन में हमने क्या देखा कि जिसमें कि कोई भी एक जीव, जैसे कि अमीबा है, जो अनियमित आकृति की होती है, जो एक सूक्ष्म जीव है, ये क्या करती है? ये विभाजित होकर, इसका जो केंद्रक है वो पहले विभाजित हो जाता है, उसके बाद वो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, दो खंड हो जाते हैं, और दो नए अमीबा में उसके जो दो नए पुत्रिका अमीबा में जो है ये फॉर्म होता है। ठीक है। इसी प्रोसेस को हम, इसी प्रक्रिया को हम द्विखंडन बोलते हैं, और ये भी एक अलैंगिक प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। ओके। और अब यहाँ पर हमने देखा कि अमीबा जो है, अमीबा अमीबा में न्यूक्लियस जो है या केंद्रक जो है वो दो भागों में विभाजित हो रहा है। देखा आपने। और ये दो प्रकार के, दो तरह के अमीबा में ये कन्वर्ट हो गए हैं, देखा आपने। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें बहुविभाजन होता है। आप देख सकते हो बहुविभाजन। अब ये किन जीवों में होता है? क्या ये अमीबा में होता है या किसी और अन्य जीवों में होता है ना? ये सवाल आ रहा है आपके मन में। तो बेटा ये जो बहुविभाजन होता है, इसमें आप देख सकते हो सेंटर में, आप देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर। जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है ना, इस केंद्रक में देखो ये कितने छोटे 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 भागों में बट गया है, कितने सारे इसके अंदर सेल्स बने हुए, कितने सारे केंद्रक है इसमें। इनको हम संतति केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? संतति केंद्रक कहते हैं। ठीक है। तो ये किन जीवों में होता है? ये प्लाज्मोडियम नामक एक सूक्ष्म जीव में होता है। प्लाज्मोडियम आपने पढ़ रखा होगा। जैसे जो मलेरिया का जो परजीवी होता है ना, मलेरिया रोग का जो परजीवी होता है, जो मच्छर के अंदर आता है और मच्छर के काटने से हमारे अंदर फैलता है कि नहीं? तो उस परजीवी का जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो कैसे होता है? बहुविभाजन द्वारा। तो प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन हम देखेंगे। ये बात क्लियर हो गई सभी को? ओके। ठीक है बेटा। तो अभी हमने देखा तीन प्रकार के अलैंगिक जनन, जिसमें कि हमने देखा हाइड्रा में मुकुलन देखा हमने। हाइड्रा में मुकुलन किसमें देखा? हाइड्रा, है ना। हाइड्रा में मुकुलन देखा हमने। और हमने द्विखंडन किसमें देखा बच्चे? द्विखंडन किसमें देखा? अमीबा, है ना। भूलना नहीं, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, अमीबा में। और हमने बहुविभाजन, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है।
बहुविभाजन किसमें देखे, किसमें होता है? प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ये बातें क्लियर हो गई? ओके। तो हमारा अलैंगिक जनन की जो चर्चाएं हम यहाँ पर खत्म करते हैं। अब हम चलते हैं लैंगिक जनन की तरफ। किसकी तरफ? लैंगिक जनन की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला हेडिंग है लैंगिक जनन, जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लैंगिक जनन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके। सीएस समोग्रा पिंजरा से एक बच्चे ने बहुत ही प्यारा हाइड्रा का बडिंग और अमीबा का द्विखंडन भेजा हुआ है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही क्लियर पिक्चर भेजा है आपने। ठीक है, नाम मुझे पता नहीं है, नाम वहां पर नहीं दिख रहा। ओके, यस। तो लैंगिक जनन क्या है? अब बेटा, लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जननांगों का होना अनिवार्य होता है। तो हमें पता है अलैंगिक जनन में नर मादा ऐसे कोई जरूरत नहीं, बस एक ही जनक काफी है उसमें, है ना। लेकिन लैंगिक जनन में किसकी जरूरत पड़ती है? दोनों नर और मादा जननांगों की। ठीक है, नर और मादा जननांगों की आवश्यकता होती है। नर और मादा जननांगों की आवश्यकता होती है। अब देखो, कई जंतुएं ऐसे होते हैं जिनमें कि नर एवं मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि मनुष्य का ही केस ले लो बेटा, आप लोग देखो, मनुष्य में लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, है ना। तो हम कैसे पहचानते हैं इनको? क्योंकि उनके जननांग अलग अलग होते हैं, है कि नहीं। नर जननांग अलग होते हैं और मादा जननांग जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो ऐसे कई जीव होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल यहां पर लिख रही हूं, मनुष्य, मनुष्य, मेंढक, गाय, बकरी आदि। तो इन सभी जीवों में क्या विशेषता होती है कि नर एवं मादा जननांग अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ऐसे जीवों को हम एक लिंगी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे जीवों को जिनमें नर और मादा जननांग अलग अलग होते हैं? ऐसे जीवों को हम, या ऐसे जंतुओं को हम एक लिंगी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लिंगी जंतु कहते हैं। सीएस अनंतपुर से आंचल ने भी बनाया है, डायग्राम बनाया है बेटा, बहुत बढ़िया बनाया है आपने भी, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, यस। तो ऐसे जंतुओं को हम एक लिंगी जंतु कहते हैं, सॉरी। और कई जंतुएं ऐसे होते हैं जिनमें कि एक ही शरीर में, एक ही जंतु में नर और मादा जननांग दोनों होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? ऐसे जीवों को हम द्विलिंगी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे जीवों को? द्विलिंगी जीव कहते हैं। द्विलिंगी जीव कौन से होते हैं बेटा? जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताती हूं आपको, केंचुआ, केंचुआ, जोक आदि। इनमें क्या होता है? इनमें जो है नर एवं मादा जननांग एक ही
जंतु में होता है या होते हैं। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि एक लिंगी जीव कौन से होते हैं और द्विलिंगी जीव कौन से होते हैं बेटा। हाँ, यस, कैसे बताओगे आप। एक लिंगी जीव वो होते हैं जिनमें नर एवं मादा जननांग अलग अलग होते हैं, जैसे मनुष्य, मेंढक, गाय, बकरी आदि। ओके। अब द्विलिंगी कौन से थे, द्विलिंगी यानी कि दो लिंग जिनमें होते हैं, यानी कि एक ही जानवर में या एक ही जंतु में, जैसे कि एग्जाम्पल है केंचुआ, जोंक आदि। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि एक ही बॉडी में दोनों प्रकार के नर और मादा जननांग दोनों ही देख सकते हैं हम लोग। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, अब हम पढ़ेंगे मानव के जननांग एवं निषेचन के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मानव के जननांग और निषेचन के बारे में। चलिए पढ़ते हैं मानव जननांग। मानव जननांग। ठीक है, अब मानव जननांग में हम दो प्रकार के जननांगों को पढ़ेंगे। एक है मादा जननांग, मादा जननांग एवं नर जननांग, नर जननांग, मादा जननांग एवं नर जननांग। ओके, यस। तो बेटा सबसे पहले हम या तो नर जननांग के बारे में पढ़ते हैं या मादा जन, कोई भी पढ़ते हैं। चलिए पहला हम लेते हैं नर जननांग के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूं, आपको एक सिमुलेशन दिखाती हूं, एक चित्र के द्वारा, एक गेम के द्वारा हम लोग उसको देखेंगे और ये देखेंगे कि मादा जननांग और नर जननांग के भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है पुरुषों में जो है नर जननांग पाए जाते हैं, ये तो सबको पता है, और स्त्रियों में मादा जननांग पाए जाते हैं। और ये दोनों जननांग आवश्यक है मानव जनन के लिए, है ना, मानव जनन के लिए, क्योंकि मनुष्य जो है एक लिंगी जीव है, जैसे मैंने आपको बताया। तो हमारे शरीर में कैसा, जो हमारे जो राशि, हमारा जो कुल है यानी कि मानव कुल है, हमारे इसमें लैंगिक जनन होता है, तो इसमें मादा जननांग और नर जननांग दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए पहले हम देख कर आते हैं ये मादा जननांग और नर जननांग कैसे होते हैं और उनके अंग कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए पहले नर जननांग देखते हैं हम लोग। ओके बेटा, तो आई होप सबको क्लियरली दिख रहा है। यस, अब यहां पर देखो क्या होता है नर जननांग में, देखते हैं। ये देखो बेटा, सबसे पहले तो पुरुषों के उदर के नीचे अंडे के आकार का एक जोड़ा वृषण होता है। तो देखो ये वृषण कहां पर है, ये रहे। तो अंडे के उदर के नीचे अंडे के आकार में दो वृषण होते हैं पुरुषों में। ठीक है, जो नर युग्मक अथवा अथार अर्थात शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, शुक्राणु। वृषण क्या करते हैं, शुक्राणुओं का उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और जो शुक्राणु यहां पर उत्पन्न होता है, ये क्या करता है, गति करते हुए कहां से आता है, शुक्राणु गति करता हुआ शिशन के माध्यम, ये है शिशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम शिशन, इस भाग को हम शिशन बोलते हैं। और क्या बोलते, यहां पर एक नलिका होती है, ये देखो शुक्राणुओं का वाहक नलिका होती है ये। तो ये क्या, कौन सी नलिका है बेटा, ये है शुक्राणु नलिका। तो आपने देखा जो नर जननांग होते हैं इसके प्रमुख तीन भाग होते हैं, ध्यान से देखिएगा और आप समझिएगा। ठीक है, वृषण देख लो, वृषण, शिशन और शुक्राणु नलिका, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं किसके, नर जननांग के। ओके, क्लियर है। ओके बेटा, अब हम देखते हैं जो मादा जननांग होते हैं,
किसको देखेंगे हम लोग? मादा जननांग को देखेंगे। चलिए, मादा जननांग। तो बेटा स्त्रियों में जो है मादा जननांग पाए जाते हैं, ये तो सबको ही पता है ना। तो इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं बेटा? स्त्रियों में नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा जननांग जो है वो पाया जाता है। ठीक है, यहां पर एक जोड़ा अंडाशय होता है। यहां पर देखो, जैसे पुरुषों में वृषण होता है, उसी प्रकार स्त्रियों में क्या होता है? एक जोड़ा अंडाशय होता है। ठीक है, यहां पर ये देखिए अंडाशय, ये देखा आपने, ये रहा अंडाशय। यहां पर देखो, एक दो, देखा दोनों तरफ है एक एक। अब अंडवाहिनी देखो, ये जहां पर जो फॉर्म होता है, जो ओवम फॉर्म होता है ना बेटा, वो क्या करता है? यहां से होकर गर्भाशय में पहुंचता है। तो ये जो है, ये जो नली है, इसको हम कहते हैं अंडवाहिनी। क्या कहते हैं इसको? इस भाग को हम लोग अंडवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अंडवाहिनी। ओके, अब देखो, बीच में जो हिस्सा है आप जो देख रहे हो यहां पर, ये क्या देख रहे हो? ये गर्भाशय होता है। क्या होता है ये जो भाग है इसे हम गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, तो स्त्रियों के जो यानी कि जो मादा जननांग है उसके भी तीन प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से? और भी बहुत सारे भाग होते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हमने क्या करना है, अभी आप 8वीं कक्षा में हो, तो अभी इतना जानना आपके लिए काफी है। ठीक है, तो क्या क्या होता है इसमें? मादा जननांग में कौन कौन से भाग होते हैं बेटा? एक तो अंडाशय, देखो दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ अंडाशय, यानी कि एक पैर, एक जोड़ी अंडाशय। उसके बाद अंडवाहिनी, ये देखो यहां पर भी एक अंडवाहिनी है, इस तरफ भी एक अंडवाहिनी को आप देख रहे हो, देखा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बीच में गर्भाशय होता है। ये वो गर्भाशय है जहां पर हम अपने माता के गर्भ में 9 महीने तक हमने गुजारा है। ठीक है, तो ये आपको ये बात क्लियर हो गई बेटा? सबको क्लियर है ये? यस, ओके। चलिए, ओके बेटा। तो मादा जननांग और नर जननांग, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? मादा जननांग में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं बेटा? मादा जननांग में अंडाशय, अंडाशय, फिर कौन सा भाग होता है? पहला तो अंडाशय, दूसरा अंडवाहिनी, 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 और तीसरा गर्भाशय, गर्भाशय। ठीक है, और नर जननांग के भाग कौन कौन से हैं? बताइए, नर जननांग के भाग हैं, हम लोग लिखेंगे यहां पर वृषण, वृषण, पहला वृषण, दूसरा लिखेंगे शिशन, शिशन, और तीसरा शुक्राणु नलिका, शुक्राणु नलिका। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को? ओके, हो गई है ना। तो मैंने आपको बताया कि जो पुरुष जननांग होते हैं या नर जननांग होते हैं, पुरुषों में उदर के नीचे अंडे के आकार में एक जोड़ा वृषण होता है, और ये क्या करता है? नर युग्मक अर्थात शुक्राणु उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? वृषण शुक्राणु उत्पन्न करता है। इससे जुड़ी हुई शुक्राणु नलिका जो होती है वो क्या करती है? शुक्राणु, जो वृषण में शुक्राणु बनते हैं, उससे वो क्या करते हैं? वो गति करते हुए शिशन के माध्यम से बाहर की तरफ निकलता है। ओके, यस। और जो शुक्राणु होते हैं वो लाखों की संख्या में एक साथ निकलते हैं, और जो शुक्राणु होती है वो सूक्ष्म होती है और एक कोशिक संरचना उसकी होती है। ओके,
कॉम्पोजिट स्कूल सुल्तानपुर, कॉम्पोजिट स्कूल सुल्तानपुर से दो बच्चों ने चित्र भेजे हैं। बेटा आप जो है नाम भी बताइए अपना। ओके, नाम भी बताएंगे तो फिर हम आपका नाम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी इतनी बातें आज करेंगे हम लोग। अभी हमारा समय हो गया है एमसीक्यू का। हम लोग आपके लिए थोड़े से प्रश्न लेकर आए हैं। तो उन प्रश्नों को करने के लिए सभी बच्चे अपने टेक्स्ट बुक को बंद कर दीजिए, अपने नोटबुक को ओपन करिए और हम अभी एक एक प्रश्न पढ़ेंगे। उन प्रश्नों को आप उनके ऑप्शंस को देखते हुए उनके आंसर्स को लिखिए। क्लियर है? चलिए। एक मिनट। चलिए सभी तैयार हो जाइए। क्वेश्चन आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हमारा, जाति की या प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? पाचन, जनन, पालन। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लिखिए, आंसर लिखिए। ठीक है। दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन है, एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, उस जनन को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या निषेचन? जल्दी जल्दी बोलिए, लिखिए। ठीक है, ऑप्शंस लिखो, लिखिए। अब तीसरा देखिए, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? मुकुलन, खंडन, बहुविभाजन। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? मुकुलन, खंडन या बहुविभाजन? यहां पर बेटा खंडन की जगह पर आप द्विखंडन लिखिएगा। ठीक है, द्विखंडन ये छूट गया है यहां पर। मुकुलन, द्विखंडन या बहुविभाजन। यस। नेक्स्ट वन, चौथा प्रश्न, हाइड्रा में जनन किस विधि है? की विधि कौन सी है? हाइड्रा में जनन की विधि है बहुविभाजन, मुकुलन या खंडन? बहुविभाजन, मुकुलन या खंडन? हाइड्रा में जनन की विधि है बहुविभाजन, मुकुलन या खंडन। ओके, पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न है, देखिए पांचवा प्रश्न हमारा है, वृषण सॉरी मादा जननांग है। मादा जननांग है वृषण, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी। इनमें से मादा जननांग में कौन सा आता है? वृषण, गर्भाशय या शुक्रवाहिनी? लिख लिया सबने? पांचवा क्वेश्चन लिख लिया? जी, अगला बढ़ते हैं हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं, लैंगिक प्रजनन जो होता है उसमें किस किस की भागीदारी होती है? दो नर जंतु, एक नर एवं एक मादा, इनमें से कोई नहीं। लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं दो नर जंतु, एक नर एवं एक मादा, इनमें से कोई नहीं। लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए सिक्स्थ का आंसर। हो गया? सिक्स्थ वन हो गया सबका? ओके, आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ, सातवां प्रश्न देखते हैं। मुकुलन, द्विखंडन, बहुविभाजन, यह सभी किस प्रजनन की विधियां है? मुकुलन, द्विखंडन,
बहुविभाजन, यह सभी किस प्रजनन की विधियां हैं? कौन से प्रजनन की विधियां हैं ये? ए लैंगिक जनन, बी अलैंगिक जनन, सी इनमें से कोई नहीं। मुकुलन, द्विखंडन, बहुविभाजन, यह सभी किस प्रजनन की विधियां हैं? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या इनमें से कोई नहीं। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। अब 8वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। बहुविभाजन की प्रक्रिया देखी जाती है नीचे दिए गए कौन से जीव में बहुविभाजन की प्रक्रिया देखी जाती है? अमीबा में, प्लाज्मोडियम में या हाइड्रा में बहुविभाजन की प्रक्रिया देखी जाती है? अमीबा में, प्लाज्मोडियम में या हाइड्रा में? लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। ओके, 9वें प्रश्न की तरफ बढ़े बेटा। 9वां प्रश्न है, जिन जीवों में मादा जनन अंग और नर जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है या उन जीवों को क्या कहा जाता है? जिन जीवों में मादा जननांग और नर जननांग अलग अलग पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एक लिंगी जंतु, द्विलिंगी जंतु या उपरोक्त दोनों ही कथन गलत है। जिन जीवों में मादा जनन अंग और नर जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एक लिंगी, द्विलिंगी या ये दोनों ही गलत है। यस, नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। केंचुआ, जोक आदि किस प्रकार के जीव हैं? केंचुआ, जोक आदि किस प्रकार के जीव हैं? एक लिंगी जंतु, द्विलिंगी जंतु या बहुलिंगी जंतु? केंचुआ, जोक आदि किस प्रकार के जीव हैं? हम पढ़ चुके हैं अभी। एक लिंगी जंतु है या द्विलिंगी जंतु है या बहुलिंगी जंतु है? बताइए। तो ये था हमारा लास्ट का क्वेश्चन, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था। अब चलते हैं आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी से मुझे आंसर बताइए बेटा। पहला अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए आंसर। ओके, जाति की आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।